सोशल मीडिया पर एक चर्चा चल रही है कि जेडीयू की सीटें अगर रह गई कम तो निशांत कुमार बनेंगे डिप्टी सीएम। ऐसी चर्चा है, तो क्या वाकई इस चर्चा में कोई दम है? इस पर आज बात करेंगे। इसके अलावा अखिलेश सिंह जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष थे बिहार के, उनकी छुट्टी क्यों हुई है? कयास काफ़ी दिन से लगाए जा रहे थे, तो कांग्रेस पार्टी में चल क्या रहा है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा गिरिराज सिंह जो मक्का अनुसंधान केंद्र बेगूसराय में है और उसको कर्नाटक जाने की बात चल रही थी, तो कहा जा रहा है गिरिराज सिंह ने उसको रुकवा दिया है। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। पर विपक्ष वाले पूछ रहे हैं कि रुकवा दिया है तो कागज कहाँ है, तो इस पर बात करेंगे। और बात करने के लिए रोज की तरह हमारे साथ होंगे हमारे वरिष्ठ अतिथि पंकज जी। आप देख रहे हैं राग बिहारी। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, थैंक यू। सबसे पहले तो निशांत कुमार के बारे में बात कर लें। सोशल मीडिया पे मैं देख रहा हूं कि बड़ी चर्चा है कि अगर जेडीयू की परफॉर्मेंस पिछली बार की तरह ही रही, स्ट्राइक रेट ठीक ठाक नहीं रहा, तो अभी तो चर्चा खूब है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे और नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा हैं, सब कुछ बात हो रही है। मगर जब चुनाव के बाद नतीजे जब आ जाएंगे, पोस्ट पोल जब अलायंस वाला मामला रहेगा, तो वहाँ पर अगर सीटें कम रहती हैं जेडीयू की, तो नीतीश कुमार नहीं, बीजेपी अपना मुख्यमंत्री को फोर्स करेगी कि हमारा मुख्यमंत्री बनेगा इस बार। तो ऐसी स्थिति में एक डील बन सकती है कि निशांत कुमार उससे पहले राजनीति में आ चुके होंगे, हो सकता है आप जो आप बता रहे थे कि चुनाव भी लड़े और उनको डिप्टी सीएम की तरह पेश किया जाए। कितनी दम है इस बात में जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है? देखिए, इस बात में बहुत दम है। और दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से नीतीश कुमार को लेकर के पार्टी के भीतर चर्चा है और उसमें यह कहा जा रहा है कि नीतीश की विरासत को निशांत के अलावा कोई संभाल नहीं सकते, तो ये कसरत, ये कवायद लगभग पूरी हो चुकी है, मुहर लगना बाकी है। और मुहर किसी दिन लग जाएगा। कहा यह जा रहा है कि मई के अंतिम सप्ताह तक ये भी फाइनल हो जाएगा। निशांत बाकायदा औपचारिक तौर पर पार्टी में शामिल हो चुके होंगे। अब उनकी भूमिका को लेकर के बहुत तरह के सवाल उठ रहे हैं। तो भूमिका, आप यकीन मानिए, उनको उनके राजनीतिक सलाहकार या वो उन्हीं लोगों के साथ चलेंगे जिन लोगों के साथ उनके पिता चलते हैं। तो मतलब निशांत के आसपास विजय चौधरी भी दिखेंगे, संजय झा भी दिखेंगे, और ये आप जान लीजिए अशोक चौधरी भी दिखेंगे और लोग भी दिखेंगे। इसलिए पिता के छत्र छाया में कुछ दिन निशांत चलेंगे, और निशांत जब और परिपक्व हो जाएंगे या फिर ऐसी जरूरत आन पड़ेगी कि भाई अब नीतीश का रहना ठीक नहीं होगा, उनकी किरकिरी होगी, वो इस स्थिति में नहीं है, वो राजनीति की अंतिम पारी खेल रहे हैं। क्योंकि फर्ज करिए, एक चर्चा बहुत जोरों पर है कि बीजेपी की सीट 80 आ जाती है और जेडीयू बहुत कम सीटों पर रह जाती है या 40 पे रह जाती है, जैसे 2020 में हुआ। तो क्या इस बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे? कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार तब मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, वो अपनी किरकिरी नहीं कराएंगे। दरअसल आप ध्यान दीजिए, तो जो बिहार में जितने पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसको देख करके आप ये पाएंगे कि अब फिर से सबका फोकस किधर है? सबका फोकस नीतीश कुमार की तरफ है कि भाई ये बहुत दिन से रह गया, अब इनको हटाया जाए। अब देखिए, प्रशांत किशोर खुल करके कहते हैं कुछ भी हो जाए नीतीश को सीएम नहीं रहने देंगे। तो अगर प्रशांत किशोर नीतीश कुमार को ठीक उसी तरीके से हराते हैं जैसे चिराग पासवान ने पिछले चुनाव में हराया था, तो नीतीश को नुकसान तो होगा ना। अब आ जाइए कि आरजेडी क्या करेगी। आरजेडी ठीक है, आरजेडी अपने जगह पे चुनाव लड़ेगी, पर आरजेडी का सामाजिक समीकरण, जातीय समीकरण उस तरीके से नहीं बना, तो आरजेडी भी क्या उस स्थिति में होगी कि वो बहुत ज़्यादा सीटें ला सके? ये भी एक बड़ी संभावना है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप जेडीयू का नुकसान पहुंचाएंगे तो फायदा तो आरजेडी को ही होगा। किसको होगा? फायदा आरजेडी को होगा। लेकिन जो 2020 में हुआ वो 2025 में होने नहीं जा रहा है। क्योंकि देखिए, बिहार के संदर्भ में बड़े नेता भी कह चुके हैं कि जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो नीतीश कुमार की मर्जी से बनेगा। कई नेता कह रहे हैं नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे, नीतीश के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी। ये सारी बातें हो रही है। लेकिन अगर एक ये पॉसिबिलिटी बनती है जिसमें ये 40-42 रह जाते हैं, भाजपा 80-70 हो जाती है, तो कहा यह जा रहा है कि एक दूसरी संभावना यह है कि निशांत डिप्टी सीएम बन जाएंगे और फिर जेडीयू ज़्यादा मंत्रालय लेगी
और बेहतर स्थिति में रहेगी। निशांत सरकार चलाएंगे और निशांत को असिस्ट करने के लिए जेडीयू के तमाम लोग रहेंगे। पार्टी का कमान निशांत के पास रह जाएगा। नीतीश कुमार जो है वो मदद करते रहेंगे, नीतीश कुमार का नाम रहेगा। जितने लंबे समय तक निशांत उनके छत्र छाया में चलेंगे, निशांत उतने ही मजबूत होंगे और जेडीयू की विरासत वो संभाल लेंगे। तो इस तरह की बात चल रही है। देखिए, इसको लेकर के आपको ये बात भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि दरअसल निशांत को पॉलिटिक्स में लाने की बात लालू प्रसाद यादव 2010 से ही कर रहे हैं। अच्छा, आप ये जान लीजिए, लालू प्रसाद से नीतीश कुमार की पारिवारिक दोस्ती लाजवाब है। मतलब आप इस बात को समझ लीजिए कि जब दोनों आसपास बैठते हैं और जब पारिवारिक दोस्ती को आप देखेंगे तो ये जितना राजनीतिक घटनाक्रम हो रहा है वो सारा कुछ आपको अभिनय लगेगा कि ये दोनों क्या एक्टिंग कर रहे हैं। यकीन मानिए, दोनों की जबरदस्त दोस्ती है। इसके मैं कई उदाहरण दे सकता हूं। उदाहरण इस तरीके से दे सकता हूं कि तेज प्रताप यादव की शादी टूट रही थी, ऐश्वर्या ने मीडिया को बुला लिया, पुलिस पहुंची और उसके बाद ऐश्वर्या के पिता, उनकी मां, तमाम लोग गए थे नीतीश कुमार से मिलने। और नीतीश कुमार ने क्या कहा कि जो भी होगा कानून सम्मत होगा, और इसको बिल्कुल पॉलिटिकल रंग नहीं दिया। तो आप समझ लीजिए कि भाई पॉलिटिकल रंग दे सकते थे ना, ये उनका पारिवारिक मसला था और इस ड्रामा को तूल दे सकते थे, उनकी राजनीतिक किरकिरी करवाते, लेकिन नीतीश कुमार ने ये काम नहीं किया। और उसी तरीके से कई सारी ऐसी घटनाएं हैं जिसको लालू प्रसाद ने नहीं किया। तो ये जान लीजिए, पारिवारिक दोस्ती दोनों की जबरदस्त है, इसलिए बड़े भाई और छोटे भाई की बात जो होती है तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हाँ, ये सच है कि नीतीश कुमार की रामविलास पासवान से बहुत अच्छी दोस्ती नहीं थी। दोनों के बीच संबंध आत्मिक तौर पर भी अच्छे नहीं थे, ये मैं जानता हूं। लेकिन लालू प्रसाद से बहुत शानदार संबंध है। तो लालू प्रसाद 2010 में ही चाहते थे कि निशांत को पॉलिटिक्स में लाया जाए। 2015 में एक कोशिश और की गई थी, लेकिन कभी भी नीतीश कुमार ने ध्यान नहीं दिया। नीतीश कुमार को लगा कि राजनीतिक रूप से जो मेरे पास शस्त्र है परिवारवाद का, वो लालू प्रसाद कहीं भोथड़ तो नहीं करना चाहते, इसीलिए मेरे बेटे को तो नहीं उतारना चाहते। ये उनके दिमाग में चल रही होगी बात। दूसरा नाम वशिष्ठ नारायण सिंह का भी आता है। तो कहा जाता है कि वशिष्ठ बाबू भी बड़े ही लोयल कार्यकर्ता रहे, जेडीयू के वफादार रहे, उनकी प्रतिबद्धता पे कोई सवाल नहीं है। वो भी अपने सुपुत्र को लाना चाहते थे। तो ये भी बात उठी कि वशिष्ठ बाबू क्या अपने सुपुत्र को लाना चाह रहे थे, तो इसलिए इनको अपने बेटे को लाने की बात कह रहे थे। क्योंकि नीतीश कुमार जब पूरे होशो हवास में पॉलिटिक्स करते थे तो परिवारवाद को हमेशा कंडेम करते थे। ये बात आप जान लीजिए। फिर तीसरा नाम आरसीपी सिंह का आता है। आरसीपी सिंह नीतीश कुमार का जो भी पारिवारिक समस्याएं होती थी उसको भी हैंडल करते थे। बहुत तरह की पारिवारिक समस्याओं से भी नीतीश कुमार गुजरे हैं, इस बात को आप जान लीजिए। आरसीपी सिंह उसको भी हैंडल करते रहे। तो इसलिए आरसीपी सिंह का भी ये प्रयास था, पर आरसीपी सिंह पार्टी से निकाल दिए गए और उनको पार्टी छोड़ना पड़ा। अब देखिए, होली के दिन निशांत अपना लेफ्ट और राइट हैंड किसके कंधे पर रखते हैं? एक तरफ विजय चौधरी, एक तरफ संजय झा है। दोनों नेताओं को आप देख लें तो उनमें और निशांत के उम्र में अच्छा खासा फर्क है। वैसे निशांत भी 49 साल के हैं, अभी तक उन्होंने शादी नहीं की है, निशांत कोई बच्चे नहीं है। लेकिन जिस तरीके से संजय झा और विजय चौधरी उनके इर्द गिर्द दिखाई पड़ते हैं, तो आप समझ लीजिए कि ये दोनों उनके सलाहकार होंगे। और निशांत को राजनीतिक रूप से इन दोनों से कोई खतरा नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों की जो बिरादरी है, जो जाति है, वो निशांत के लिए कभी भी खतरा पैदा नहीं कर सकती है। क्योंकि ये दोनों इतने बड़े नेता नहीं होंगे इनके सामने कि इनके लिए खतरा पैदा कर सके। इसलिए निशांत के पसंदीदा होंगे, जैसा कि नीतीश के लिए ये दोनों पसंदीदा रहे हैं। इसलिए इस बात को बहुत पुरजोर तरीके से कहा जा रहा है कि सिर्फ औपचारिक मोहर लगना बाकी है। अगर नीतीश को अच्छी सीटें नहीं मिली और एनडीए की सरकार बनती है, बीजेपी का फिगर बहुत अच्छा रहता है, तो निश्चित तौर पर जेडीयू बैक सीट लेगी, बीजेपी का चीफ मिनिस्टर होगा, निशांत डिप्टी सीएम होंगे और इस तरीके से सरकार
चलेगी, पर जेडीयू अब बीजेपी के साथ ही रहेगी, जेडीयू बीजेपी से अलग नहीं होगी। निशांत को तैयार करने में अशोक चौधरी, संजय झा सरीखे नेता लग गए हैं। एक दो ब्यूरोक्रेट भी हैं जो निशांत के काफ़ी करीब हैं, जो नीतीश कुमार के भी काफ़ी करीब हैं, वो भी निशांत को एक्टिव पॉलिटिक्स में देखना चाहते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि नीतीश कुमार के भीतर थोड़ी झिझक रही है, पर निशांत की मां के तरफ से जितने परिजन हैं वो चाहते हैं कि निशांत पॉलिटिक्स में आए। इसलिए कई विजुअल्स में आप देखेंगे निशांत की मौसी नजर आती हैं, कई परिजन नजर आते हैं। इसलिए निशांत हो सकता है पहले पार्टी में इंपॉर्टेंट भूमिका लें, हरनौत से चुनाव लड़ें और जरूरत पड़ी तो डिप्टी सीएम बन जाए। बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि भविष्य में होनी है और किस दिशा में होती हैं उस पर नजर रही आपको बताएंगे। पर एक घटना हो गई है, अखिलेश सिंह जो कि बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष थे और बहुत ताकतवर अध्यक्ष माना जाता था कि बिहार में कुछ भी कांग्रेस में हो रहा है तो सब उनकी मर्जी से ही होता है, लालू यादव के करीबी माने जाते थे। मगर इस बीच जब से कृष्णा अल्लावरू बिहार आते हैं प्रभारी बनकर, उसके बाद पप्पू यादव, कन्हैया कुमार की एक्टिविटी बढ़ती है बिहार में, तब से एक असहजता सी दिख रही थी और दिल्ली और बिहार पटना के बीच में एक असहजता नजर आ रही थी, खटपट नजर आ रही थी और उसका एक नतीजा ये दिख गया। कैसे हुआ ये अखिलेश सिंह की कुर्सी किसने छीनी, किसका दबाव काम करेगा? देखिए, अगर आप इसको देखें तो एक बात आप समझ लीजिए, दिल्ली का चुनाव अपने आप में इस बात का इंडिकेटर है कि कांग्रेस अब अपने पैर पे खड़ा होना चाहती है। कांग्रेस समझ गई है कि साउथ के भरोसे हम कभी भी सत्ता में आ नहीं सकते हैं। और जो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के आसपास लोग हैं जिनकी सलाह ये दोनों बहुत मानते हैं, उनको ये बात समझ में आ चुकी है कि अगर हमें किसी से जेन्युइन खतरा है तो वो क्षेत्रीय दल ही हैं, जो हमारे घटक दल तो हैं लेकिन हमारे कॉस्ट पे ही वो सत्ता में बने रहते हैं। तो ये जान लीजिए कि जिस दिन लालू प्रसाद ने कह दिया था कि इंडिया गठबंधन का अध्यक्ष ममता बनर्जी को बना देना चाहिए, उसी दिन से लालू प्रसाद के खिलाफ कांग्रेस ने रणनीति बनाना शुरू कर दिया था। यह सच बात है कि लालू उन दिनों से कांग्रेस के दोस्त हैं जब सोनिया गांधी के लिए कोई बोल नहीं रहा था, सोनिया गांधी के विदेशी मूल पर सवाल उठ रहा था और लालू प्रसाद तब सोनिया गांधी के पक्ष में आए थे। लेकिन इस बार लालू प्रसाद ने दांव खेला और कहा क्या कि अब राहुल गांधी को हटा देना चाहिए, ममता बनर्जी को बना देना चाहिए, और उसके बाद से ही कांग्रेस एक्टिव होने लगी। दूसरी सच्चाई ये भी है कि कांग्रेस बिल्कुल, आप ये जान लीजिए, आरजेडी के सहारे चल रही थी बिहार में। कांग्रेस अपना आत्मविश्वास खो चुकी थी, अपने पैर पर खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। खड़ी होने की बात सोचिए, चलने का सोच भी नहीं रही थी। और दरअसल जब अखिलेश सिंह बिहार प्रदेश के अध्यक्ष बने तो कहा यह जा रहा था कि कांग्रेस आरजेडी की पिछलग्गू है, लेकिन कृष्णा अल्लावरू आए और कृष्णा अल्लावरू ने यह साबित कर दिया कि भाई, पहले तो उन्होंने कहा कि हम अब किसी की बी टीम नहीं ए टीम बनेंगे। तो देखिए क्या कृष्णा अल्लावरू ने बड़ा ही परफेक्शन के साथ पॉलिटिक्स खेला। वो पॉलिटिक्स क्या है वो हम अपने अगले कार्यक्रम में भी बताने जा रहे हैं, लेकिन उसका एक थोड़ा ब्रीफ डिटेल आपके साथ शेयर कर दें कि दरअसल कृष्णा अल्लावरू एनएसयूआई के भी प्रभारी रहे हुए हैं। तो कन्हैया और कृष्ण और कन्हैया की केमिस्ट्री बड़ी अच्छी है, ये बात आप जान लीजिए। दूसरी बड़ी बात यह है कि अखिलेश सिंह भूमिहार समाज से आते हैं, तो भूमिहार के तोड़ में एक ऐसे भूमिहार को ले आया गया जो कि सिर्फ नेता ही नहीं है, वो मुस्लिम्स के बीच में भी अच्छी पकड़ रखता है, युवा चेहरा है, युवाओं को आकर्षित कर सकता है, एंटी मोदी वोट को गोलबंद कर सकता है, ये क्षमता उसके भीतर है। तो कृष्णा अल्लावरू इनको ले आए और जब पदयात्रा की परमिशन दे दी गई तो यह क्लियर कट हो गया कि अब लालू से आर पार के मूड में कांग्रेस आ गई है। अब देखिए कांग्रेस की राजनीति क्या है। कांग्रेस की राजनीति यह है कि अब हमें ओबीसी का पॉलिटिक्स करना है, अब हमें दलित का पॉलिटिक्स करना है, अब हमें मुस्लिम का पॉलिटिक्स करना है। कांग्रेस अपने चिर परिचित अंदाज से हट रही है, जान लीजिए। पहले कांग्रेस अपर कास्ट दलित मुसलमान का पॉलिटिक्स करती थी, अब कांग्रेस दलित ओबीसी और मुसलमान का पॉलिटिक्स करना चाहती है। हाँ ठीक है, चेहरा वो अगड़ा चेहरा रखेगी, कन्हैया को अगड़ी जाति से मत देखिए। कन्हैया जो है वो उस तरह की बात करते हैं जिस तरह की बात
राहुल गांधी करते हुए नजर आते हैं। प्रदेश अध्यक्ष तो दलित को बनाए। प्रदेश अध्यक्ष दलित को बनाने का मतलब क्या है? वो भी रविदास समाज से। मतलब बहुत साफ है कि रविदास समाज अभी दलित में ऐसा बिरादरी है जो किधर किधर भी गया नहीं है। तो एक ऐसा दांव खेला गया कि राजेश कुमार को बना दो जो कि पॉलिटिकल फैमिली से भी आता है, और पॉलिटिकल फैमिली से आता है तो निश्चित तौर पर एक रविदास समाज में मैसेज भी जाएगा, दलित में मैसेज भी जाएगा कि देखिए अध्यक्ष हमने मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया, बिहार में प्रदेश अध्यक्ष हमने राजेश कुमार को बनाया, कन्हैया को हमने उतार दिया, कृष्णा अल्लावरू प्रभारी हैं, और आने वाले समय में पप्पू भी होंगे, ओबीसी के चेहरे होंगे, इधर अगड़ी जाति का चेहरा जो जोरदार भाषण करता है, जिसका सीमांचल में भी प्रभाव है। तो अब ये जो कांग्रेस बार्गेन करेगी आरजेडी से, तो बराबरी में बार्गेन करेगी। वो अखिलेश प्रसाद सिंह की तरह, जो डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह को लेकर के कहा जाता था कांग्रेस के भीतर कि ये लालू प्रसाद की कृपा पर पॉलिटिक्स करते हैं, तो ये बात अब नहीं होगी। ये बात सही है कि डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह कांग्रेस का पूरा खर्चा स्वयं बियर करते थे, ये बात आप जान लीजिए, ये भी हकीकत है। और ऐसा दूसरा कौन प्रदेश अध्यक्ष होगा जो ये कर सकता है? लेकिन कांग्रेस ने इस बारे में भी बृहत रूप से सोचा होगा। और निश्चित रूप से अब जो कांग्रेस अध्यक्ष बनेंगे वो फंड मैनेज करेंगे पॉलिटिक्स की, ये भी हकीकत है। लेकिन कांग्रेस अब अपने दम पर चलना चाहती है, अपने टर्म्स पर टिकटों का बंटवारा करना चाहती है, और अपने टर्म्स पर अपने नेताओं को आगे करना चाहती है। और ये सिर्फ बिहार में ही नहीं करना चाहती, आने वाले दिनों में आपको उत्तर प्रदेश में भी दिखाई पड़ेगा। यानी हो सकता है टेम्पररीली कांग्रेस मिट्टी में मिलता हुआ नजर आए, कुछ पाते हुए नहीं दिखे जैसे कि दिल्ली में दिखाई पड़ा है, लेकिन कांग्रेस को अब लगता है कि हमें अपना खोया हुआ जमीन चाहिए। जैसे दिल्ली में लोग कहते थे कि आम आदमी पार्टी जब तक नहीं हारेगी कांग्रेस के रास्ते नहीं खुलेंगे। तो इसलिए आप वहां पर देखिए, इसलिए ये पूरे तरीके से कांग्रेस अब लालू प्रसाद को ये बताने लगी कि भाई तुमने राहुल गांधी पर आपने सवाल उठाया, हमने अपने नेताओं को खड़ा कर दिया, आप हमें हमारे इज्जत के हिसाब से रेस्पेक्टफुली सीटों का बंटवारा नहीं करेंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वी हैव नथिंग टू लूज, हम यहां पर लड़ेंगे, हम तो लड़ेंगे, हमें जो भी हो हम कुछ पाएंगे ही, पर आपकी बुरी हालत कर देंगे। तो दलितों को साधना, ओबीसी को साधना, अगड़ों में एक मैसेज देना कि देखो कन्हैया तुम्हारा लीडर भी है, और साथ ही साथ कृष्णा अल्लावरू जो एक बार भी लालू प्रसाद से मिलने नहीं गए, तो आप इस तरीके से समझ लीजिए कि कांग्रेस अब अपने दम पे सर उठाने के लिए बिहार और उत्तर प्रदेश में तैयार है। भले ही ये कह सकते हैं कि टेम्पररीली उसको फायदा नहीं हो, लेकिन कांग्रेस अब 2029 की तैयारी कर। बिल्कुल, और ज़्यादा जानकारी इस विषय पर आपको जाननी है तो अगला प्रोग्राम बिहार की बात होगा, उसमें जानिए, उसमें डिटेल पर इसी मसले पर बात होने वाली है। अब दूसरे मुद्दे पर लौटते हैं। जो मक्का अनुसंधान केंद्र है बेगूसराय वाला, उसको लेकर तेजस्वी यादव लगातार घेर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी से लेकर नीचे बिहार यूनिट को। मगर बेगूसराय के जो सांसद हैं गिरिराज सिंह, वो तो साफ साफ इनकार कर दिए हैं, वो तो कह रहा जा ही नहीं रहा है, हम बात कर ली शिवराज सिंह चौहान से, कुछ नहीं होगा, सब अफवाह फैलाई जा रही है। तो विपक्ष जाहिर सी बात है कि वहाँ के लोग पूछेंगे ना कि आप तो हवा में बता रहे हो, कागज कहाँ है, कोई पक्की बात बताइए ना कि हुआ है नहीं हुआ है, जा रहा है नहीं जा रहा है, खाली मुंह से बोल देने पे कैसे माना जाए। देखिए, गिरिराज सिंह इस तरह के नेता हैं जो हिंदुत्व पे लगातार बोलते रहे, तो ये वजह है कि जब भी गिरिराज सिंह को घेरने का मौका लोगों को मिलता है, छोड़ते नहीं है जो विपक्षी हैं। तो जैसे ही ये बात हवा में चली कि मक्का अनुसंधान केंद्र बेगूसराय से हट करके कर्नाटक के शिवमोगा में जा रहा है, गिरिराज सिंह बिल्कुल सवालों के घेरे में आ गए, उनके विपक्षी उन पर टूट पड़े। लेकिन गिरिराज सिंह के लिए ये निश्चित तौर पर मुझे लगता है उनके लिए बड़ा एम्बैरेसिंग होता। कल हम ये बात कर भी रहे थे कि भाई केंद्रीय मंत्री हैं, पावरफुल मंत्री हैं, 10 साल से मंत्री हैं, ये 15वां साल उनका केंद्र सरकार में मंत्री पद वाला है, और उनके इलाके से अगर
मक्का अनुसंधान केंद्र चला जाएगा तो उन पर बड़ा सवाल तो उठेगा। विपक्षी को मौका मिलेगा, अपने संसदीय क्षेत्र में उनके विरोधियों को मौका मिलेगा, उनके समर्थक भी हतोत्साह होंगे कि आखिरकार इतने बड़े केंद्रीय मंत्री होकर के भी अपने संसदीय क्षेत्र में मक्का अनुसंधान केंद्र को बचा क्यों नहीं पा रहे। ये सवाल तो उठेगा और ये सवाल लाजमी भी है। लेकिन गिरिराज सिंह ने काफी मेहनत की है, मशक्कत की है। उन्होंने सीधे तौर पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से बात की है। शिवराज सिंह चौहान ने बात करने के बाद उनको पूरा भरोसा दिया है और इसीलिए गिरिराज सिंह पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर के कह रहे हैं कि बेगूसराय को लेकर के जो भी बात कही जा रही है वो अनर्गल है, उसमें कोई दम नहीं है, इसलिए इस पे भरोसा मत करिए। मेरी कृषि मंत्री से बात हो गई है, आजकल में चिट्ठी भी जारी हो जाएगा। मैं सौरभ ये कहना चाह रहा हूं कि अगर केंद्रीय मंत्री पब्लिक प्लेटफॉर्म से लोगों को ये भरोसा दे रहे हैं तो निश्चित तौर पर उनकी बातों पर भरोसा तो करना होगा, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल पद पर है, जिम्मेदार पद पर है। ठीक है, चिट्ठी आने में एक दो दिन का विलंब हो सकता है क्योंकि एक औपचारिक प्रक्रिया है, लेकिन जब एक केंद्रीय मंत्री बोल रहे हैं कि ये केवल अफवाह है, बकवास है, इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, हमने कृषि मंत्री से बात कर ली है, मक्का अनुसंधान केंद्र कहीं जाना नहीं है, वो बेगूसराय में भी रहेगा, तो बेगूसराय के लोगों के लिए, बिहार के लोगों के लिए ये अच्छी खबर है। गिरिराज सिंह ने काफी पहल की, मेहनत की और अपने संसदीय क्षेत्र ही नहीं अपने राज्य में वो मक्का अनुसंधान केंद्र बचा पाने में कामयाब रहे। तो ये बिल्कुल मैं ये कह सकता हूं कि ये उनके लिए फेस सेविंग है, नहीं तो बड़ी किरकिरी होती। ये बात आप जान लीजिए, क्योंकि मैं भी काफी लोगों से बात करता हूं, लोग ये बात सवाल उठा रहे थे कि अरे केंद्र में मंत्री हैं और ये कैसे चला जा रहा है, क्या अपने संसदीय क्षेत्र में भी बचा नहीं पा रहे, ये लोग कह रहे थे। तो ऐसे में सवाल उठता है कि जो लोग ये कह रहे थे, जो लोग उनके प्रशंसक हैं उनके लिए खुशी की बात है, जो लोग उनके विरोधी हैं उनके मुंह पर करारा तमाचा है कि गिरिराज सिंह ने वापस अपने संसदीय क्षेत्र में इसको बरकरार रख करके अपने विरोधियों के मुंह पर तमाचा मारा है। और जहां तक विपक्ष का सवाल है तो विपक्ष का काम ही होता है क्रिटिसाइज करना ऐसे मुद्दों पर जनता के बीच में। क्रेडिट पे लेगा ना। हाँ, कि अगर विपक्ष विरोध ना करता तो गिरिराज सिंह तो सोए हुए थे, वहां तो चिट्ठी जारी हो गई। नहीं, सोए हुए नहीं थे, सोए हुए विपक्ष इस तरह की बात कहेगा ना। मुझे लगता है ये बात तो विपक्ष भी लेगा। ये बात गिरिराज सिंह चुप थे क्योंकि वो पूरे तरीके से इंश्योर कर लेना चाहते थे कि भाई मक्का अनुसंधान केंद्र यहां पे रह गया है। अब जो कह रहे हैं उसकी चिट्ठी भी निकल जाएगी तो गिरिराज सिंह के बात पे मोहर लग जाएगी। गिरिराज सिंह जो कह रहे थे वो सही साबित होगा। अगर चिट्ठी नहीं निकलेगी, ट्रांसफर होगा, तो निश्चित तौर पर ये जनता है, ये जनता जिस तरीके से पुरस्कृत करती है उसी तरीके से वो तिरस्कार भी करती है, वो सजा भी देती है, उसके पास बहुत बड़ा हथियार है वोट का। तो ऐसी कई सारी बातें हैं, वो आने वाले दिनों में आपको बहुत पूरे तरीके से क्रिस्टल क्लियर दिख जाएगा। बिल्कुल, फिर भी मुझे लगता है कि बेगूसराय के लोगों को चिट्ठी का इंतजार रहेगा और जैसा कि पंकज जी ने कहा, भाई औपचारिक प्रक्रिया होती है, चिट्ठी आएगी और बात क्लियर हो जाएगी कि बेगूसराय से मक्का अनुसंधान केंद्र कहीं नहीं जा रहा है, उसका इंतजार रहेगा। तो राग बिहारी में आज के लिए इतना ही, जो हमने समझने का प्रयास किया, खासतौर पर निशांत कुमार को लेकर जो कयास लगाए जाने लगे हैं कि क्या आने वाले समय में कोई ऐसी सूरत बन सकती है कि निशांत कुमार डिप्टी सीएम हो, तो उसमें कितनी दम है वो पंकज जी ने आपको बताया। अखिलेश सिंह की छुट्टी क्यों हुई, कांग्रेस क्या सोच रही है उसके बारे में बताया, और गिरिराज सिंह मक्का अनुसंधान केंद्र उसके बारे में, और ऐसे बिहार की जो चर्चाएँ हैं, जानकारियाँ आप तक यूँ हम पहुँचाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।